बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 16 ऑफ कैफ फॉर बिजनेस लॉ डायनामिक्स, बिजनेस लॉ का क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ऑफिशियली अपने चैप्टर नंबर 7 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट नंबर 2 को इख्तिताम पे लेके जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हाफिज़ भाई, हाफिज़ साहब, आप तिलावत कर लें ताकि फिर हम क्लास स्टार्ट करें। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। अच्छा, होमवर्क कर लिया था सबने? सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और 5 सबने कर लिया है? हाँ जी निशा, क्यों भाई घर में बर्तन धोने वाली मासी नहीं आई थी, फिर आपकी ड्यूटी लग गई? हाँ आज नहीं किया, क्यों क्यों नहीं किया? वाईफाई नहीं चल रहा था तो व्हाट्सएप आपका कल से बंद है? अच्छा, किसी आस पड़ोस में कोई 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 नहीं, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपका वाईफाई बंद था तो कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं थे कि जिससे आप वाईफाई कनेक्ट कर लेती, एक पीडीएफ खोल के देखनी थी सिर्फ? था ना, मतलब पॉसिबल तो था ना? नहीं तो आपका नहीं चल रहा था, लेकिन किसी आस पड़ोस में किसी का डाटा तो चल रहा होगा ना? नहीं तो किसी का डाटा नहीं था? नहीं होगा नहीं, आप था नहीं, आपने पता नहीं किया? तुम्हारे रूममेट के पास नहीं था, और जो रूम से बाहर लोग रहते हैं उनके पास? नहीं, पता करने की कोशिश नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके हॉस्टल का वाईफाई नहीं चल रहा था तो आपने किसी से पता करने की कोशिश नहीं की कि किसी का वाईफाई चल रहा है? नहीं, रूममेट के बाहर की बात कर रहा हूँ, लाउंज में बराबर वाले रूम में किसी से पूछा नहीं? देखो लगन होती ना तो पूछती कि मुझे होमवर्क करना है, मैं कुछ भी करूँ। ठीक है भाई, 100 रुपये वाला बैलेंस डलवा लेती ताकि डाटा खुल जाता। रमीना, होमवर्क कर लिया? क्यों नहीं किया भाई, क्या मसरूफियात थी? जल्दी सो गई थी, लेकिन सुबह तो आप माशाल्लाह रिवीजन कर रही थी ना, FR1 भी कर रही थी। चलो ठीक है, जल्दी सो गई थी, चलो नींद तो इंसान को करनी चाहिए, क्या बोलें। हाँ भाई तुम बताओ, हमजा भाई? आज वाला नहीं किया? ये तो आज मैं जिसको हाथ मार रहा हूँ ये इसने आज वाला नहीं किया होता। हाँ भाई प्रभु देवा कोलावेरी, क्या जाती सो गए थे? तुम्हारा नाम क्या है? उज़ैर। कब सोए थे? 7:30 बजे सो गए थे, और उठे कब वो? क्या चीज़? 11:30? 7:30 से 7:30, 8, 9, 10, 11, 16 घंटे बाद उठे हो? अच्छा, रात के 11:30 उठे हो, फिर खाया वाया वापसी हो गया, फिर 4 बजे वापसी उठाए तो फिर उम्र का टाइम नहीं हुआ। चलो ठीक है, पेंडिंग लेक्चर्स कवर कर रहा था जी। पिंक स्कूटी, हाँ बताएं, होमवर्क किया? क्यों नहीं किया? तबीयत खराब थी। मानूर फातिमा फारूकी, केक के ऑर्डर ज़्यादा आ गए थे, खिलाया तो तुमने एक भी नहीं, ना केक खिलाया ना होमवर्क किया। कोई एक काम तो बंदा करता है। चलो हाँ, रमीना के बराबर में कर लिया होमवर्क, वाह आपने, चलो शाबाश। तो आपके पीछे कर लिया होमवर्क, ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि छापा मार सकता हूँ, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, पावर टू सर्च है मेरे पास। हाँ भाई हॉलिस्टर, क्यों? 4 पुराना कवर करते हैं। मौज़म क्यों नहीं कर सके? टैक्स के लेक्चर रह गए थे, सेल्स टैक्स के। जब सेल्स टैक्स पढ़ाया जा रहा था तो तुम कहाँ थे? वीकेंड के लेक्चर अटेंड नहीं किए जी भाई। चश्मे वाले भाई, अबरार अहमद के बड़े भाई, अरे आप हाँ पीछे नहीं देखो, आपकी बात हो रही है। नहीं किया होमवर्क? क्यों नहीं किया भाई? हाँ याद नहीं रहा?
हाँ सर खुद ही बता दे किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? सेल्स टैक्स के लेक्चर, भाई सेल्स टैक्स से मेरा क्या लेना देना? ये कौन सा रीज़न है? महानूर के बराबर में किया है, चेक कर लूँ? चलो नहीं करता, कर लो यार उम्र। देखो अब तुम लोग अपने पार्ट का काम नहीं करोगे ना, फिर खल्ली वल्ली जो है ना वो 45 पे पेपर रुक जाएगा, मुझे बोलोगे आके यार सर पेपर रुक गया, रेफ्रेशर की फ़ीस कितनी है? ऐसा थोड़ी ना होता है यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर। चलो ये होमवर्क कर लेना तुम लोग, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियो लेक्चर्स मैं तुम लोगों के पास पोर्टल पे लगा दूंगा। आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, और आज के लेक्चर में कुछ फर्दर रूल हम स्टडी करने जा रहे हैं रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के, कि टाइम और प्लेस के हिसाब से फर्दर रूल्स हमारी किताब में क्या बताए गए हैं। वो कहता है जनाब, इफ़ टाइम एंड प्लेस इज़ स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसमें टाइम भी स्पेसिफाई हुआ हुआ है और प्लेस भी स्पेसिफाई हुआ हुआ है। जैसे मैं कल वाले लेक्चर की मिसाल लेता हूँ गेमिंग जोन की, और गेमिंग जोन के अंदर गेमिंग चेयर डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मेरे गेमिंग जोन पे शाम 5 बजे तक हर हाल में 30 सितंबर के दिन गेमिंग चेयर डिलीवर कर देना। मुझे बताओ अब इसमें टाइम भी स्पेसिफाई हुआ हुआ है और प्लेस भी स्पेसिफाई हुआ हुआ है। जब टाइम भी स्पेसिफाई हुआ हुआ हो और प्लेस भी स्पेसिफाई हुआ हुआ हो तो फिर क्या करना चाहिए बोलो भाई? उसी टाइम पे और उसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ठीक है। अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं हुआ हुआ, मैंने कहा तुम मेरे गेमिंग जोन पे गेमिंग चेयर 30 सितंबर को पहुंचा देना, तो मुझे बताओ 30 सितंबर को कितने बजे पहुंचाना चाहिए? क्या 29 की रात को जब 30 लग जाए तो रात के 3 बजे पहुंचा दे? नहीं, वो तो रीजनेबल टाइम नहीं है, तो यूजुअल बिजनेस आवर्स में या यूजुअल वर्किंग आवर्स में पहुंचा देनी चाहिए, ठीक है। इफ़ प्लेस इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये लास्ट चैप्टर का सवाल करते हुए हमने बताया भी था कि अगर एक बंदे की फैक्ट्री है, वेयर हाउस है और बहुत सारे डिफरेंट ममालिक में उसके ऑफिस हैं और उसी कंपनी से ऑर्डर आया है और उसने प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ परचेज ऑर्डर दे दिया कि मुझे डिलीवरी कहाँ चाहिए, उसने नहीं बताया हुआ, सिर्फ परचेज ऑर्डर दे दिया, तो फिर मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं क्या करूँ? बोलूँ भाई, पूछूँ कि भाई डिलीवरी कहाँ चाहिए, तो जहाँ वो बताएगा डिलीवरी चाहिए वहाँ मैं उसको डिलीवरी दे दूँगा, ऐसा ही है। चलो आओ आगे हम फर्दर पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या है। कहता है अगर टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाई हुआ हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म एट दी स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। पढ़ लो एग्जांपल। डन, बोलो ना मुंह से। इफ़ टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं हुआ हुआ कितने बजे पहुंचा देना, तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑन अ वर्किंग डे। कहता है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा एक रीजनेबल टाइम में वर्किंग डे के अंदर, और रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है ईच पर्टिकुलर केस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर डॉक्टर के क्लिनिक में मुझे जो है ना वो कुछ सर्जरिकल इक्विपमेंट्स पहुँचाने हैं तो क्या मैं सुबह 8 बजे पहुँचा सकता हूँ? नहीं, उस वक्त तो क्लिनिक खुला ही नहीं होगा उसका, ठीक है। डॉक्टर जो मोहल्ले के डॉक्टर होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, वो ज़्यादातर 12 बजे 1 बजे 2 बजे खुलते हैं, कुछ डॉक्टर तो शाम को आते हैं, तो जो भी उसके वर्किंग आवर्स हैं, रीजनेबल आवर्स हैं, उसके अंदर मैं उसको डिलीवर चीज़ें कर दूंगा। डन। अच्छा, अगर मुझे हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी देनी है तो फिर हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी देनी है तो कब तक दे सकूँगा? हॉस्पिटल 24 आवर्स खुला होता है, लेकिन जो उसके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि प्रोक्योरमेंट को डील करते होंगे, ऑर्डर्स को डील करते होंगे, वो कब आते कब जाते होंगे? वो तो अपनी नॉर्मल वर्किंग आवर्स वाली ड्यूटी कर रहे होंगे ना। तो हॉस्पिटल में तो शिफ्ट्स लगती हैं और दूसरे लोग आते हैं, लेकिन जो सामान की सारी चीज़ें होती हैं इसके लिए तो कोई स्पेसिफिक होगा ना, टाइम फ्रेम होगा ना, कि जब वो डिपार्टमेंट आता होगा, जब वो डिपार्टमेंट जाता होगा। जैसे बिलिंग वाले 24 घंटे नहीं बैठे होते, या बैठे होते हैं हॉस्पिटल में? बैठे होते हैं भाई, 24 घंटे बिलिंग चल रही होती है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पढ़ लो, दोनों एग्जाम्पल पढ़ लो। डन। सर हॉस्पिटल का वापसी रिपीट कर दीजिएगा। हॉस्पिटल में मिसाल ये ले रहा था कि हॉस्पिटल के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले लेट से मिसाल तौर पे कब तक बैठे होंगे? 9 से 5, 9 से 7, कोई ना कोई वर्किंग आवर से बैठे होंगे ना। प्रोक्योरमेंट वाले तो उसके बाद चले जाते होंगे, तो अगर मुझे डिलीवर करना है, उन तक माल पहुँचाना है, तो मैं उसी वर्किंग आवर से पहुँचाऊँगा। डन।
चलो, if place is not specified in the contract, promisor must ask promisee to confirm the delivery place. promisee specify करेगा proper place, जो कि वेयर हाउस होना चाहिए, पब्लिक प्लेस नहीं होना चाहिए. promisor ने जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया, सॉरी प्रोमिसी ने स्पेसिफाई नहीं किया कि उसको परफॉर्मेंस कहाँ पे चाहिए. प्रोमिसर ने कॉल की, प्रोमिसर ने बोला भाईजान मैं आपका माल डिलीवर करने आ रहा हूँ, मैं कहाँ करूँ. मैंने कहा मैं गडानी के समंदर में नहा रहा हूँ, तुम यहीं पे आके मेरे हट पे ले जाओ. अब मुझे बताओ कि गडानी का जो समंदर है और समंदर का जो हट है, ये पब्लिक प्लेस है प्राइवेट प्लेस है? पब्लिक प्लेस है ना. तो मैं इस पे इसकी जो डिलीवरी है वो पब्लिक प्लेस पे नहीं मांग सकता. मुझे कोई यूजुअल कोई रीज़नेबल जगह उसको बतानी चाहिए, या मेरे घर का एड्रेस, या मेरी फैक्ट्री का एड्रेस, या मेरे वेयर हाउस की लोकेशन. डन. अच्छा, अगर वो बोलता है नहीं मुदत भाई मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मैं आपके गडानी के जो है ना शिप ब्रेकिंग यार्ड के पास जो समंदर है जहाँ आप नहा रहे हो वहाँ पे मैं आकर आपको आपका मॉल डिलीवर करूँ, हट में रखवा दूँ, फिर आप वहाँ से अपने घर ले जाओ, नहीं मेरे लिए फिजिबल नहीं है, तो क्या मैं उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकता हूँ? हाँ, नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि प्लेस रीज़नेबल नहीं था. इस पे आके अपने अब तक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन क्या पता पूछ ले. प्रॉपर प्लेस डिपेंड करता है ईच पर्टिकुलर केस पे. डन. केस टू केस वेरी करेगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है. डन. चलो, फेलियर टू परफॉर्म एट आ फिक्स टाइम. ये क्या है? कहता है यार आपने ना टाइम फिक्स किया हुआ था कि मुझे 8:30 बजे तक जो है ना वो मेरे बर्थडे की इवेंट का खाना पहुंचा देना, कॉन्सर्ट होने वाला है, कॉन्सर्ट में लाइट्स लगवा देना. तो कोई फिक्स टाइम मैंने उसको बता दिया था जिसके अंदर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस देनी थी. ठीक है, जैसे कि बर्थडे हो गई, कॉन्सर्ट हो गया, कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर हो गया, यार मुझे ना लैपटॉप तुम जो है पहुंचा दो और आगे मुझे एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर फुलफ़िल करना है. अगर तुमने टाइम पे ना पहुंचाए तो फिर मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर लॉस हो सकता है और मुझे नुकसान हो सकता है. ठीक है, तो इसके लिए वो कहता है कि भाई फेलियर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि क्या टाइम एसेंस था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या टाइम एसेंस नहीं था. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ. उसने बोला फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम. आपने टाइम दिया होता यार रात 10:30 बजे तक ना वलीमे का खाना शादी हॉल में पहुँचा देना, हम 11 बजे खाना खोलेंगे. अब ये फिक्स टाइम पे उसको मैंने परफॉर्मेंस देने का कह दिया है. अब इसमें देखा जाएगा कि क्या टाइम मेरे लिए एसेंशियल था या टाइम मेरे लिए एसेंशियल नहीं था. अगर तो टाइम मेरे लिए एसेंशियल था तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लीकेशन कुछ अलग हो जाएंगी, और अगर टाइम एसेंशियल नहीं था यानी कि वो इतना ज़रूरी उस वक्त परफॉर्म करना नहीं था, लेटर डेट पे, लेटर आवर्स में, लेटर टाइम पे उसकी डिलीवरी एक्सेप्टेबल थी, तो फिर उसकी इम्प्लीकेशन कुछ और हो जाएंगी. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल देखी हुई है, बर्थडे का खाना हो गया, कॉन्सर्ट में लाइटें हो गई, एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया, कोई और सेरेमनीज वगैरह हो गई, तो इसमें टाइम एसेंशियल है या नहीं है? टाइम एसेंशियल है. ठीक है, डन. चलो, अगर मैं बोलूँ कि तुमने मेरे गेमिंग जोन पे कुछ गेमिंग चेयर डिलीवर करनी है, तो टाइम एसेंशियल है? टाइम एसेंशियल नहीं है? नहीं है. लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि तुमने मेरे गेमिंग जोन पे गेमिंग चेयर डिलीवर करनी है क्योंकि रात 8 बजे मैंने गेमिंग जोन की इनॉग्रेशन करनी है और एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, अब अगर वो डिलीवर नहीं करेगा तो क्या मैं उनको ईंटों पे बिठा के खिलाऊंगा? ऐसा ही है ना. बताओ ना, किस पे बैठा के खिलाऊंगा? ईंटें लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, या टायर टायर जो है ना वो थप्पे लगा के खिलाऊंगा, या मैं जो है ना वो दुकान से प्लास्टिक की चेयर चाय का बटल से ला के खिलाऊंगा उनको बिठा के उस पर? तो टाइम एसेंशियल है ना. तो केस टू केस डिपेंड करता है कि किस केस में टाइम एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट है या टाइम एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. डन. चलो, कहता है अगर टाइम एसेंशियल था, अगर टाइम एसेंशियल था और टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी. प्रोमिसी कैन सू फॉर डैमेजेस ड्यू टू फेलियर टू परफॉर्म ऑन टाइम. भाई वलीमे का खाना था, वलीमे के लिए सारे मेहमान बैठे हुए हैं और रात 10 बजे वो नहीं आया, 10:30 बजे वो नहीं आया, 11 बजे वो नहीं आया, 11:30 बजे वो नहीं आया. अब 11:30 बजे तक नहीं आया और मेरे मेहमान उठ के जाने लगे, हत्ता कि 12:15 बज गया रात का और लोग नहीं आए और हमें माजरत करनी पड़ गई, भाई खाने वाला नहीं आया, हमारी नाक कट गई. अब अगर वो रात के 2 बजे आके डिलीवरी देता है कि भाईजान मैं आपको आके डिलीवरी दे रहा हूँ, सॉरी यार डिलीट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लो, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे परफॉर्मेंस उसकी? आप उसकी परफॉर्मेंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे. द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी. ठीक है, यानी कि अग्रीव पार्टी कौन है यहाँ पे? प्रोमिसी है ना. डन. चलो पढ़ लो एग्जाम्पल. आगे आ रहा है. सर जैसे कि आपने एग्जांपल दिए उसमें जब हमने शादी के खाने के लिए ऑर्डर दिया था तो हम तो ऑफर हुए थे ना और हमें प्रॉमिसर होना चाहिए था, ये प्रॉमिस क्यों लिखा है?
मैंने कहा कि क्या आप जो है वो मेरी शादी का खाना डिलीवर करेंगे, तो फिर मैं ऑफरर। अगर उसने मुझे बोला कि मैं आपकी शादी का खाना डिलीवर करूँगा, तो ऑफरर वो बन जाएगा, ऑफरी मैं बन जाऊँगा। एक्सेप्ट की ना हमारी ऑफर, अगर मैंने उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली हो, अगर केस को इस तरह से देख लो, उसने कहा मैं आपकी शादी पे खाना डिलीवर करूँगा, मैंने कहा ठीक है, ऑफरर वो, ऑफरी मैं, ठीक है, प्रॉमिसर वो, प्रॉमिसी मैं, डन। किसी भी एंगल से देख लो। यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि जिस पार्टी का नुकसान हुआ है, जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है, डिफ़ॉल्टिंग पार्टी जो क्या करेगी, डैमेज पे करेगी, डन। और पेपर के अंदर तो हमने वैसे ही प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, ऑफर और ऑफरी के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। उसमें तो वो केस सिनेरियो बना के देगा, 2-3 बंदों के नाम दे देगा और फिर आपको उसका नाम इस्तेमाल करके बताना पड़ेगा, डन। तो टेंशन नहीं है। सर इस पैराग्राफ से पास पेपर में क्वेश्चन भी आया था। अच्छा आया होगा। अभी हमने आज और कल में जितनी बातें करी है ना डिस्कस, जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसी, ये सारे पास पेपर के सवालात नए ताज़े हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग बगैर याद किए, आप लोगों ने याद खक नहीं किया हुआ ना चैप्टर, मुझे पता है याद नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन याद किए बगैर तुम लोग उसका जवाब दोगे इंशाल्लाह, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। चलो, कहता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम व्हेन टाइम इज़ नॉट एसेंशियल। कह रहे टाइम एसेंशियल नहीं था, गाड़ी की डिलीवरी का ऑर्डर था। मैंने कहा यार गाड़ी की डिलीवरी ज़रा मुझे दे दोगे? हाँ भाई दे दूंगा। मैंने अपना जो है ना वो ऑर्डर प्लेस कर दिया और गाड़ी मुझे 3 दिन के अंदर डिलीवर होनी थी। अब गाड़ी की डिलीवरी तो एक ऐसी चीज़ है जब बहुत सारे ऑर्डर लग सकते हैं, डिले आ सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। तो गाड़ी की डिलीवरी में क्या आ गया, बोलो भाई डिले आ गया। तो अगर डिले 3 तारीख को गाड़ी मेरे पास आनी थी और 4 को नहीं आ सकी, 5 को आ गई, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है, डिलीवरी डिलीट हो सकती है। तो कह रहा है भाई इसका इफेक्ट क्या होगा, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा। प्रोमिसी इज इंटाइटल टू कंपनसेट फॉर द लॉस। प्रोमिसी क्या होगा, बोलो भाई, इज इंटाइटल टू कंपनसेट फॉर द लॉस, डन। इफ़ प्रायर नोटिस ऑफ इंटेंशन वॉज गिवन। अगर मैंने उसको कह दिया था कि देखो टाइम एसेंशियल नहीं है, टाइम एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, लेकिन अगर तुमने गाड़ी देर से डिलीवर करी तो कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे ऑप्शन पे वाइडेबल नहीं होगा, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुमने देर से डिलीवरी करी और मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें पीनलाइज करूँगा, स्टिल मैं तुमसे कोई ना कोई कंपनसेशन चार्जेस लूँगा, तो मैं पैसे तुम्हारे कार्ड के पे करूँगा। क्या मेरी बात समझ आती है? अगर प्रायर नोटिस ऑफ इंटेंशन वाज गिवन कि मैं उसको सू करूँगा, मैं उसको पेनल्टी चार्ज करूँगा, मैं उससे कंपनसेशन लूँगा, तो फिर मैं कंपनसेशन ले सकता हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में ले सकता हूँ जब मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, जब मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में लिखा हो कि इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या अगर आपने डिलीट परफॉर्मेंस मुझे दी तो फिर मैं क्या करूँगा, बोलो भाई आपसे कंपनसेशन क्लेम करूँगा। तो नोटिस ऑफ इंटेंशन टू क्लेम कंपनसेशन मस्ट बी गिवन प्रायर या मस्ट बी गिवन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलो, ओके। इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ डिलीट परफॉर्मेंस। कहता है भाई शादी रात को जो है ना वो खाना देर से पहुंचा, ठीक है, और खाना देर से पहुंचा, आधे से ज़्यादा मेहमान जा चुके थे, लेकिन स्टिल मैंने उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर लिया, बोलो भाई एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो कहता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल ड्यू टू प्रोमिसर्स फेलियर टू परफॉर्म ऑन टाइम। एक सेकंड, तो किसी चीज़ के लिए कॉल आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल आ जाए तो मुझे कॉल भी रिसीव करनी है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये चल रहा है कि इस वक्त जो है स्टूडेंट्स की बहुत कॉल आ रही हैं, बेइंतहा कॉल आ रही हैं। यकीन करो मैं रात को सो रहा हूँ, 2-3 बजे भी कॉल आ जाएगी, और इतनी बिल्कुल ना बेसिक एथिक्स तो स्टूडेंट्स में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि यार आप मैसेज किसको कर रहे हो, किस टाइम करना चाहिए, किस टाइम नहीं करना चाहिए। इवन दो आपको एडमिन को भी टाइम देख के मैसेज करना चाहिए, ये नहीं कि आप बेतु के टाइम पे कर रहे हो। बहुत कुछ लोग हैं ऐसे 10-20% जो इस बात का ख्याल रखते हैं, जो अगर मैसेज भी करते हैं ना ऑफ द टाइम तो बोलते हैं भाई माजरत आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ या डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो वो कोई मसला नहीं है। और इवन दो जो मेरी क्लास के लड़के हैं लड़की हैं ना, वो तो रात के 3 बजे ही मैसेज करें मुझे गम नहीं, मैं बिल्कुल भी इसको माइंड नहीं करता। मैं बोलता हूँ भाई तुम लोग रात के 3 बजे पढ़ लो, सुबह 6 बजे पढ़ लो, सुबह 8 बजे पढ़ लो, मैसेज करो, जो चीज़ समझनी है उसी वक्त पूछो,
मैं जैसे ही उठूंगा मेरी आंख खुलेगी, मैं मोबाइल फ़ौरन उठाता हूँ ना, मेरी आदत है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता वो जो मुझसे क्लास में पढ़ रहे हैं। लेकिन अदर देन दैट, एक तो हमें एडमिशन चाहिए, आपके एडमिन रिप्लाई नहीं कर रहे। अरे भाई एडमिन के ऊपर अभी हज़ारों मैसेज का लोड लगा हुआ है, हज़ारों फॉर्म्स लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं। फिर सर मुझे डिस्काउंट चाहिए। अरे भाई डिस्काउंट मैं थोड़ी दूंगा लाले, तुम एडमिन से आके बात करो। नहीं, आपसे ही बात करनी है। अच्छा भाई, एक दो के केस देख लिए, उसके बाद वो समझते हैं कि भाई ये मेरे अब्बू जी का मुलाजिम है, अब मैंने इसको ना ख़रीद लिया है, अब ये मुझे ना रिप्लाई करे, हर हाल में करे, तो वो रात के 3 बजे भी कॉल करेंगे, सुबह 6 बजे भी करेंगे। अभी ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, मैंने एक दीदी को बोला मैं ड्राइव कर रहा हूँ, नहीं नहीं आप मुझसे बात करें, आप मुझे डिस्काउंट दें। अरे भाई ड्राइव नहीं करूँ मैं, नहीं आप मुझसे बात करें। अरे भाई, तो ये बड़ा मसला है। अभी मैं क्लास में हूँ, आर्ट कॉलेज से बात कर रहे हैं, वाला नहीं मैं क्लास में हूँ, आर्ट कॉलेज नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कॉल रख दी। अब ऐसे में मैं कॉल मिस भी नहीं कर सकता, उठाना भी ज़रूरी है। बड़ी अजीब सिचुएशन में मैं फंसा हूँ। खैर बहरहाल अल्लाह पाक आसानी करे। चलो, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीट परफॉर्मेंस, कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल ड्यू टू प्रोमिजर का फेलियर टू परफॉर्म ऑन टाइम। प्रोमिजी एक्सेप्ट कर लेगा अगर डिलीट परफॉर्मेंस, तो फिर वो लॉसेस की कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता अनलेस इल्ला कि उसने प्रायर नोटिस दे दिया हो। कह रहा है अगर आप डिलीट परफॉर्मेंस किसी की एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो फिर आप उसको कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते अनलेस कि आपने उसको पहले से कह दिया हो कि यार अगर तुम डिलीट परफॉर्मेंस करोगे और अगर मैंने एक्सेप्ट कर ली, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं था, और अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं उसको सू नहीं कर सकता अनलेस कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उसको बता दिया हो कि मैं आपसे कंपनसेशन क्लेम करूँगा। ये जूम कर दें, जूम कर दिया, डन। गायब हो जाएं, सब कुछ डिलीट कर दें। दिल तो यही चाहता है कभी कभार दुनिया से गायब हो जाऊं, आइसोलेट हो जाऊं, पॉसिबल नहीं होता यार। तो यह दिल करता है कि मोबाइल बंद करके बिल्कुल स्क्रीन ऑफ करके कहीं जाके एंजॉय करूं, घूमूं फिरूं, बिल्कुल ऐसा मूड होता है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता यार, क्या करें। एक्टिव रह रह के ना सोशली भी बंदा बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। मार्च के बाद नहीं, दिसंबर के बाद नहीं जाऊँ मैं। मूड ही रह जाता है, यही है यार। मैं पाकिस्तान के भी बड़े लिमिटेड शहरों में घुमा हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं गया, जाना था रह गया, कोयटा, पेशावर जाना था रह गया, इस्लामाबाद पेशावर एक ही साथ जाना था रह गया वो, और इसके अलावा हैदराबाद और एबटाबाद आए, एबटाबाद आ जाएंगे यार। मूड तो है बस, देखो। और पेशावर में जाना था दमपुक खाने के लिए सिर्फ, क्योंकि खाना ऐसी चीज़ है जो मुझे कराची से उठा के कहीं भी ले जा सकता है। सर लाहौर जाने का कोई रूट बताएं, अफोर्डेबल वे। अरसलान भैया हमारे, उनके पास सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल वे है। उनके वालिद साहब जो है ना वो PIA के रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, और PIA वालों की ना एक ऑफ़र है कि जो भी उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं और या उनके रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो और उनके बच्चे, बीवी बच्चे, उनको टिकट इशू करते हैं जहाज़ का सिर्फ टैक्स पे। पहली चीज़ होती है सिर्फ टैक्स पे, यानी कि अरसलान अगर जाता है ना लाहौर वगैरह, तो सिर्फ 2500 रुपये में रिटर्न टिकट है उसका, सिर्फ 2500 रुपये में जाना और आना। इतना इससे तो 3-4 गुना ज़्यादा एक साइड का वो बस का टिकट होता है, वो 2500 रुपये पे करता है और जाना आना करता है लाहौर इस्लामाबाद आराम से ना, मस्त रिटर्न टिकट के साथ। अच्छा, और इसके अलावा अगर उसको जाना हो UK वगैरह जाना हो, US वगैरह जाना हो, सऊदी जाना हो, तो 30-35 हज़ार रुपये जो टैक्स होता है टिकट के ऊपर वो पे करेगा, रिटर्न टिकट हो जाएगी उसकी। हाँ, इसके अलावा अगर आपके अम्मी अब्बू जानने वाला कोई मतलब इमीडिएट फैमिली मेम्बर PIA में नहीं है, मतलब अम्मी अब्बू में से, तो फिर तो इतना अफोर्डेबल नहीं है। दूसरा अफोर्डेबल लाहौर का रास्ता है, आप जाओ यहाँ से ड्राइवर पकड़ो कराची सोराबकोट बस अड्डे से, और अगले 13 घंटे में आप ठोकर न्याज बेग पर रुक जाओ, उतर जाओ। सर इस्लामाबाद आकर वापस जाने का दिल नहीं करेगा, क्यों, इस्लामाबाद में ऐसा क्या है? हाँ, ये कि मैं जब लाहौर गया था तो लाहौर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज लाहौर में बहुत काम हुआ है, और मैं हर चीज़ को ना कंपेयर करता था कराची से कि यार देखो ऊपर पुल के ऊपर वो ये वाला पता नहीं फलां बस ऑरेंज लाइन चल रही है, और ये चल रहा है वो चल रहा है। हमारे यहाँ तो टूटी बूटी सड़कें और टूटी बूटी जो है ना वो चल रही होती हैं। हाँ देखो, नेचर की वजह से, हाँ नेचर की वजह से आप कह सकते हो, लेकिन ये है कि यार लाहौर के अंदर भी, इवन मैं गुलबर्ग 3 में रुका हुआ था, रात को भूख लगी, खाने के लिए कुछ खुला हुआ ही नहीं है, कोई है ही नहीं कुछ अच्छा।
हाँ, और फिर मेरे दोस्त मुझे ले गए थे बरकत मार्केट में हमने बैठे खाना खाया था, वो थोड़ा सा खुला हुआ था। लेकिन एक चीज़ थी, मेरे दोस्त कहते थे तुम यहाँ पे टेबल में मोबाइल रखो तो कुछ नहीं होगा, तो मैं वाकई मैंने टेबल में मोबाइल रखा तो कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद में हरियाली बहुत है सर, दिल फिर भी कराची में रहता है। ऐसा ही है, कराची है भाई। कराची आते ना आपको अपना अपना फील होता है, खड्डे गटर और टूटी हुई सड़कें, वहाँ लगता है भाई अपने शहर में वापसी आ गए हो। खैर बहरहाल, इस्लामाबाद आऊँगा ना तो इंशाल्लाह ग्रुप पे बताऊँगा। मैंने आना है इस्लामाबाद, आऊँगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ एक चक्कर लगा लूँ। चलो सवालात का टाइम है। अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है, सारी बोलो आई कैप की एग्जांपल्स हैं। तो आई कैप की एग्जांपल क्या करनी है आपने, बोलो भाई अच्छे से रीड कर लेनी है। ये देखो कर लोगे ना भाई, सुस्ती नहीं दिखाना इसमें। सवाल पढ़ लें, ऑटम 17 का 5 का सवाल है, कर लेते हैं यार। गोल्डन फूड्स अग्री टू सप्लाई 2500 केन्स टू रियाज ग्रोसरी स्टोर। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द डेट ऑफ डिलीवरी वॉज 31 अगस्त 2017। हाउएवर ऑन द ड्यू डेट जीएफ रिफ्यूज टू सप्लाई द केन्स। ठीक है। अंडर द प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट 1872 डिस्कस द राइट्स इन द वो सिचुएशन अज्यूमिंग दैट टाइम वॉज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एसेंशियल था, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी, ठीक है, या एट द ऑप्शन ऑफ जो भी है रियाज भाई, ठीक है। और फिर बोलो भाई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। व्हाट वुड बी आंसर योर ए अबव इफ़ जीएफ सप्लाइड 12 सितंबर को केन सप्लाई कर दिए, आरजीएस ने एक्सेप्ट भी कर लिया लेकिन लॉस सफ़र किया ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड सप्लाई। अगर आप एक्सेप्ट कर ले तो डिलेड परफॉर्मेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, लेकिन आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो अगर आपने प्रायर नोटिस ऑफ इंटेंशन दिया होगा। ओके, लास्ट टॉपिक आ रहा है चैप्टर का, दैट इज ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अरसलान भाई से कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका, बेटा अरसलान भाई नहीं, अरसलान भाई से अब्बू से कॉन्टैक्ट करने का तरीका हो सकता है कि आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं था कि मैं इनका बेटा हूँ और रिकॉर्ड सारे आज तक के गलत थे, फिर आप नादर जाओ और अपनी हिसाब किताब आगे पीछे करवा के उनकी फैमिली लिस्ट में शामिल हो जाओ, उसके बाद वो फिर आपको उनके बेटे का टिकट अलॉट हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। नबील मस्ती नहीं, चलो बढ़ जाए हम आगे। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब होता है वो प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अगर मैं कहूँ आज कौन सी घड़ी है, आज रोलेक्स की कॉपी है, देखिए कॉपी ओरिजिनल है पता नहीं, खैर क्या पता ओरिजिनल हो, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई अली भाई क्या आप मुझसे मेरी रोलेक्स की घड़ी लेना पसंद करेंगे? अली भाई ने बोला हाँ, तो मैं प्रोमिसर अली भाई प्रॉमिस ही। अब अली भाई के लिए कंसिडरेशन क्या है? बोलो भाई रोलेक्स की घड़ी। और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? इसके एवज मिलने वाले पैसे। स्विस मेड लिखा हुआ है, ओरिजिनल होगी जाली होगी, कैसा चलेगा? जाली है, कॉपी है, कॉपी होगी भाई, लेकिन खैर अपने हो गया, टाइम तो वही बताएगी। कर दी ना जाहिलों वाली बात, मेरी तरह मैं भी ये बोलता था ये लोग इतनी महंगी घड़ियाँ पहनते क्यों हैं, टाइम तो एक ही बताती है। सिटीजन कैसी है वैसे? अच्छी है? नहीं, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। क्या उसमें ऐसा क्या खास है? टाइम वही बताती है ना, लेकिन मतलब मैं वाई वुड आई चूज सिटीजन? इन्वेस्टमेंट? कैसी इन्वेस्टमेंट होती है? घड़ी कौन इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है? अच्छा सर, बस ब्रांड नेम होता है बाकी सेम। मैं सोच रहा था कि अगली गाड़ी कौन सी लूँ, अल-फजर लूँ या सिटीजन लूँ। अल-फजर में है कि नमाज के टाइम आना डिजिटल मस्त मज़ेदार चीज़ है। चलो खैर देखते हैं, आ जाओ। कह रहा है जी शॉक। चलो, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कहते हैं 4 रूल हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के। नंबर 1 साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, जिसमें म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट प्रॉमिस होता है, यानी कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। अगर मैं जाऊँ घड़ी डिलीवर करने के लिए तो पहले एक हाथ से दो एक हाथ से लो कैसे होगा? मैं ऐसे घड़ी दे जाऊँगा, साइमल्टेनियसली मुझे निकाल के
पैसे दे रहा होगा। ऐसा नहीं कि पहले मैं घड़ी दूँ फिर ये पैसे दे, फिर पहले ये पैसे दे फिर मैं घड़ी दूँ, नहीं, साइमल्टेनियसली मूव कर रहा होता है ना। ऐसे अगर अम्मी बोलती हैं बेटा ये लो 1000 रुपये और 5 किलो आटा लेकर आओ चक्की की दुकान से, तो चक्की वाले को जब आप क्या करते हो, चक्की का आटा लेते हो, तो चक्की का आटा आपको यूँ देता है और आप यूँ पैसे देते हो, यानी कि एक हाथ से देते हो और एक हाथ से ले लेते हो, साइमल्टेनियसली मूव कर रही होती कंसिडरेशन। डन। अच्छा, अगली चीज़ होती है फिक्स ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, यानी कि एक की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी दूसरे की परफॉर्मेंस पे। एक अपना काम पूरा करेगा तो फिर दूसरा वो काम पूरा करेगा। डन। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पे मैं अपना घर पेंट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर तुम 3 कमरे पेंट कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें इन 3 कमरों के पेंट करने के पैसे दे दूंगा। तो पहले क्या है, पहले क्या होगा, पहले पैसे होंगे पहले पेंट होगा, पहले पेंट होगा फिर पैसे होंगे। डन। अच्छा, नंबर 3, ऑर्डर नॉट फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। कहता है भाई अगर ऑर्डर फिक्स नहीं हुआ हुआ कि पहले कौन सा काम होगा बाद में कौन सा काम होगा, तो फिर जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करती है बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसे अगर मैं जाता हूँ शोरूम पे और मैं एडवांस में गाड़ी बुक करवाता हूँ, तो एडवांस में गाड़ी बुक करवाने के लिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रिक्वायर करती है, पहले गाड़ी आएगी या पहले पैसे आएंगे, पहले पैसे आएंगे। डन। अच्छा, अब सबको लेटर ऑफ क्रेडिट का तो पता है ना क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, बच्चों ने पढ़ा होगा कभी। अगर मैं गोरे से जो है ना वो कोई सामान मंगा रहा हूँ, गोरे से मुराद ये कि बाहर से सामान मंगा रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे बोलता है बैंक गारंटी दो, तो फिर मैं अपनी बैंक गारंटी जो है ना वो गोरे को सबमिट करवा रहा होता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना वो मेरे लोकल बैंक से उस फॉरेन वाले गोरे बंदे के बैंक के नाम पे जाता है, यहाँ से पैसे वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट जाता है और फिर उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट एलसी के अगेंस्ट, एलसी की बात कर रहा हूँ, उस एलसी के अगेंस्ट वो माल मुझे सप्लाई कर देता है। ऐसा ही है ना। तो मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रिक्वायर करता है कि पहले वो माल सप्लाई कर देगा और माल सप्लाई करने के बाद मुझे शिपमेंट की जो इनवॉइस है, कैरेज की जो इनवॉइस है वो भेजेगा, और उसके बाद मैं उसके नाम पे उसके फेवर में एलसी खुलवाऊंगा जब माल समंदर पे जा चुका होगा, या पहले उसके बैंक के फेवर में एलसी खुलवा के उसको बेचूंगा, वो ओके करेगा, उसके बाद वो मुझे माल सप्लाई करेगा। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या रिक्वायर करती है बताओ, पहले एलसी खुलेगी। डन। चलो, लीगल एंड इलीगल प्रोमिसेस, ये वही वाली बात है कि एक ही उसके अंदर मैं कहूँ कि जो है ना वो मेरा एक शिपमेंट आ रही है, उसके अंदर कुछ स्मगलिंग का माल है और कुछ जो है ना वो कस्टम पेड माल है, तो मैं तुम्हें दोनों चीज़ें बेचूंगा। मुझे बताओ एक ही प्रॉमिस है जिसके अंदर लीगल भी है और इलीगल भी है, तो कौन सा इन्फोर्सेबल है कौन सा इन्फोर्सेबल नहीं है, लीगल इन्फोर्सेबल है इलीगल इन्फोर्सेबल नहीं है। चलो पहली चीज़ पढ़ लो, रीड करो। जैन अग्री टू डिलीवर द गुड्स टू उमर एंड उमर अग्री टू पेड फॉर द गुड्स। अब जो माल भिजवाने और पैसे देने वाली बात है, इसमें ऐसा सच कोई रूल नहीं है कि पहले माल आएगा पहले पैसे आएंगे, क्या पता पहले एडवांस आ जाए माल बाद में आए, क्या पता पहले पैसे चले जाएँ और माल बाद में जाए, कुछ भी होता है ना। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा जैसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करती है। गाड़ी डिलीवर करने के केस में क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करती है, पहले बयाना दो, पहले एडवांस हो फिर गाड़ी मिलेगी। ऐसा ही है, सब्जी लेने जा रहा हूँ तो फिर क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर करती है, पहले पैसे या पहले सब्ज़ी, पहले सब्ज़ी आएगी घर पे उसके बाद आप पैसे दोगे। ऐसे ही ना वो साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस हो जाएगी। ठीक है, चाय के होटल पे चाय पीने बैठे हो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रिक्वायर करती है, पहले चाय फिर पैसे। अच्छा ठीक है, मैं ये सोच रहा था वो कौन सा रेस्टोरेंट जहाँ मैं खाना खाने गया था जिसके अंदर पहले पर्ची कटती है। हाँ, कुछ बिरयानी या पुलाव वाले ऐसे होते हैं जिसके अंदर थाल सिस्टम चल रहा होता है ना, वो पहले पैसे लेते हैं आपसे और उस थाल की बुकिंग करवाते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, मुझे मज़ा ही नहीं आता कि मैं पहले पैसे दे दूँ। मैं बोलता हूँ भाई पहले थाल लाओ, जब पेट भर जाएगा ना फिर हम बताएंगे हमने कितना खाया, फिर पैसे लेना, तो उसमें मज़ा आता है। वैसे हम लोगों ने किसी ने, तुम में से गुलशन में कौन कौन रहता है, गुलशन है, लाइट, आयशा मंदिल, और ये आयशा मंदिल में रहते हो। 786 खाया है, 786 कैसा, मज़ेदार है। उसकी यार बिरयानी की देख खानी है मैंने 1 किलो वाली वो, लेकिन उसके लिए पहले 3 घंटे पहले ऑर्डर दो फिर बने, इतना टाइम होता नहीं। हमारे प्लान्स ना बिल्कुल एंड पे बनते हैं। 6 बंदे खा लेंगे ना, हाँ तो 6 बंदे खा लेंगे ना, काफ़ी है। चलो पढ़ लो। सर खलंदरी बिरयानी खाएं, कलंदरी खाएं भाई, भाई कराची की टॉप बिरयानी और टॉप पुलाव बताओ ज़्यादातर खाए में होंगे। कोरंगी की नहीं खाई भी मैंने, एक याया बिरयानी वाला उसका पुलाव नहीं खाया हुआ, और एक और कोरंगी पे एक और है उसका नहीं खाया। कोरंगी साइड मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं करी है। तवक्कल में पहले पैसे लेते हैं फिर वो थाल ला के देते हैं,
अल्लाह तवक्कल ना, अल्लाह तवक्कल पे भी मैंने सेटिंग करी हुई है ऐसी, मैं पहले पैसे नहीं देता, पहले मैं खाता हूँ फिर पैसे देता हूँ। अल्लाह तवक्कल में वो बात नहीं है, 786 ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह वाला तो ज़बान है, कायदे की बिरयानी है, बहुत खाई है। अल रहमान मज़े की नहीं लगी मुझे, फरहान बिरयानी भी ओके ओके बस। गौसिया कादरी तो फिर उसकी बात ही अलग है ना। नल्ली बिरयानी भाई बहुत खाई है, बहुत खाई है। 2016-17 में, 17 में मेरे ख्याल इसको हाइप मिली थी, मैं इंटर में था। ए वन नहीं खाई। A1 कहाँ पर है? क्या चीज़? नहीं, धमदल, अच्छा वहीं पर A1 की। हाँ हाँ, मुक्का चौक पे तो वो गाड़ियों की वो है ना, पूरे टेप वाले बैठे हुए हैं। हाँ फिर वहाँ पे कहाँ? आगे दिल पसंद है, मद्दी मस्जिद, मदरी मस्जिद है ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो जावेद नियारी के आसपास। अच्छा 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 अच्छा। बन्नू बीफ खाई है मलंग जान वाली? नहीं, वो निहारी खाई है मैंने उसकी, अपना मुल्ला निहारी नहीं, कौन सी है वो जो फुल, जुम्मा 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 गुज्जर। अच्छा जुम्मा गुज्जर के पास रहते हो? नहीं गौसिया कहाँ है, जुम्मा गुज्जर कहाँ है, अलग अलग है। अच्छा भाई हमने ना 2016-15 से, बल्कि 14 से मैंने बाहर निकलना शुरू किया अरसलान के साथ ना, ये मेरे बचपन में दोस्त हैं, और मैं अरसलान और हमारे एक और दोस्त है शाहजमान और एक अली, तो हम 3 कभी 4 लोग चले जाते हैं, कभी गाड़ी में, अब तो खैर गाड़ियाँ आ गई हैं तो हम गाड़ियों में जाते हैं, वरना हम 70 पे जाते थे, 50 का पेट्रोल डलवा देते, 2 दोस्त मिल के और खाते थे। इवन 2016 में मुझे ये भी याद है कि 30 रुपये का पेट्रोल डलवाया, जावेद न्यारी पहुँचे, और 50 रुपये मैंने मिला है, 30 रुपये एक ने, 10 रुपये एक ने, और हम 160-170 रुपये में एक निहारी और 3 रोटी पेट भरे के खाते थे। इतनी पुरानी बात नहीं, 2016 की बात है, 15 की, और उतने में मिल जाया करती थी। 200 रुपये में 3 दोस्त पेट भरे खाना खाते थे। अब वो नहीं है यार। उसके पास एक और भी बिरयानी खुलती जावेद के पास ना, सामने, नहीं नहीं, जावेद के सामने एक बिरयानी वाला खुला था, अरसलान को बड़ी पसंद थी। मैं बोला था गधे का गोश्त बेचता है, पिंक कलर का बीफ होता था उसका, जी से नाम था कोई, गोल्डन नाम था, गैलेक्सी, गैलेक्सी सही बोल रहा है, हाँ गैलेक्सी फूड पॉइंट। सब खाया हुआ है यार हमने। एक दिन अम्मी ने भेजा नीचे सामान लेने के लिए कुछ, या अम्मी के साथ किसी काम से गया था, अम्मी किसी के घर, रिश्तेदार के घर या जानने वाले घर मिलने के लिए, कहीं बेसिकली हम भाई की शादी कार्ड बांटने जा रहे थे। मैंने अरसलान से कहा बाइक निकाल कहीं चलते हैं। अम्मी समझी मेरा बेटा अभी नीचे ही है, मैं इधर चला गया कायदा के मज़ार के पास, कहाँ ठेले के ऊपर वो कलेजी बन कबाब खाने के लिए। तो वो भी खैर, हर गंदी से गंदी चीज़ हमने अलहमदिल्ला जो है ना। दरबार का बीफ पुलाव तो मुझे बहुत पसंद है, दरबार की बिरयानी भी खाई है। हाँ, नसीब तो सबसे ज़्यादा टिकाऊ है। चलो खैर भाई, देखो जब हमें अपना फेवरेट टॉपिक मिलता है ना, तो हम उससे बात करते हैं, बॉयज टॉक ओनली। चलो आ जाओ यार, मुंह पानी आ गया यार, तुम लोग क्या करते हो यार। अच्छा चलो, अरे यार बिरयानी खाने नहीं चलना, यहाँ चलना है, ठीक है। दो दो और रह गए, सोल्जर बाज़ार का वो क्या कहते हैं उसे, क्या नाम है, महबूब, तो बहुत तेल होता है उसके अंदर, लेकिन अच्छा होता है वो भी कटडस के साथ। और दूसरा वो क्या हो गया भाई, हाँ अरे यार सोल्जर बाज़ार में कौन सा मशहूर है यार, बीफ पुलाव यार, बगदादी यार, बगदादी। हाँ तो बगदादी तो क्या ही बात है उसकी। खैर उसमें वो बादाम वादाम डाल के देता है मस्त, बगदादी। कह रहा है मेरा प्लान बनाते हैं, एक दिन बिरयानी मेरी तरफ से, बिल आपकी तरफ से। चलो, प्रोमिजी निगलेक्ट या रिफ्यूज़ल डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कहता है कि अगर वो बंदा अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए आ रहा था, चैप्टर नंबर 6 वाली बात, और मैंने मना कर दिया,
तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो भाई, वॉइडेबल हो जाएगा। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए मैंने कोई रीजनेबल कॉस्ट इनकर कर दी थी और सामने वाले ने मना कर दिया, तो बस फिर मैं उससे वो वाली रीजनेबल कॉस्ट रिकवर कर पाऊंगा। कैसे? ब्रीचेस भी दूंगा, ब्रीचेस भी कॉन्ट्रैक्ट वो मुझे देगा। ब्रीचेस बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, ब्रीचेस थोड़ी ना देते हैं, कंपनसेशन पे करते हैं। कंपनसेशन तो सामने वाला बंदा मुझे पे करेगा ही करेगा, लेकिन इन एडिशन मैं उससे उतने पैसे ले सकता हूँ और मज़ीद जितनी का मेरा खर्चा हो गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलो भाई परफॉर्म करने के लिए। जैसे मिसाल तौर पे नादिया अग्रीड टू सप्लाई फ्लावर टू ज़ारा फॉर एन इवेंट बट ज़ारा रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, नादिया कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो इसको लायबल है, एंड सीक कंपनसेशन फॉर द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रिपेयरिंग द फ्लावर्स। देखो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल, डैमेजेस तो पे करेगी करेगी और कंपनसेशन भी इससे लेगी फॉर वर्क ऑलरेडी परफॉर्म। इसे हम कहते हैं क्वांटम मेरिट। इसे क्या कहते हैं बोलो भाई, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है उतने पैसे ले लेना जितना कि मेरा काम हो चुका है। पेंटर आया पेंट करने के लिए, उसने एक कमरा पेंट कर दिया और 3 कमरों की मेरी बात हुई थी 9,000 रुपये की। अच्छा, अब मैंने कहा नहीं यार मुझे तुमसे घर पेंट करवाना नहीं है, हालांकि एक कमरा तैयार हो चुका है, तो अब वो मुझे डैमेजेस भी चार्ज करेगा फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इन एडिशन टू दैट क्वांटम मेरिट वाला रूल भी अप्लाई होगा। क्या बोलो भाई, 3,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने एक कमरे का पेंट कर दिया था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मतलब? जैसे आपने बोला ना कि मुझे अब 2 कमरों का नहीं करवाना, तो वो भी कर सकता है ऐसे कि मैं अब एक का कर रहा हूँ अभी मैं नहीं। हाँ, तो उससे मैं पैसे लूँगा भाई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कंपनसेशन तो मैं नहीं ले सकता ना उससे, मैं कैसे लूँगा कंपनसेशन? घड़ी में बजे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन 5 रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अभी पढ़ा है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आजम प्रॉमिस टू डिलीवर गुड टू बाबर एट अ फिक्स प्राइस एंड बाबर promises टू गिव प्रॉमिस फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस। आर दीज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस? हाँ बोलो भाई, क्यों? बोलो, आजम ने प्रॉमिस किया कि मैं डिलीवर करूंगा गुड्स एक फिक्स प्राइस पे, और बाबर ने प्रॉमिस किया कि मैं प्रॉमिस करता हूं आपको पेमेंट करूंगा। क्या रेसिप्रोकल प्रॉमिस है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर बोलो भाई ईच अदर। आइए सवाल नंबर 12। यस सच प्रॉमिस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। चलो खैर, हमने पढ़नी ही थी, एग्जाम्पल हमने गलती से पढ़ ली। ये 13 भी एग्जाम्पल है, 14 भी एग्जाम्पल है, 15 भी एग्जाम्पल है। पढ़ लोगे एग्जाम्पल्स? चलो 1 लाइन एग्जाम्पल्स हैं यार। 16 भी एग्जाम्पल है, पढ़ लोगे? एग्जाम्पल है, पढ़ लोगे? देखो एग्जाम्पल दी आ रही हैं। हमने जो मेन काम करने हैं ना वो हैं पास्ट पेपर के सवालात। अच्छी प्लास्टिक के उसमें ला के देता है, बंदे को चाय से नफरत हो जाए। चलो पढ़ लो सवाल भाई। मेमार promise to manufacture and deliver to Nasir remote control toy helicopters of agreed specification in the first week of March 2011. Nasir in turn promised to pay for them by second week of March 2011. मेमार ने डिलीवर नहीं किए टॉयस अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस। क्या नासिर उसको पैसा पे करेगा? पागल ही होगा अगर पे करेगा। क्यों? क्योंकि भाई टॉयस तो उसने दिए ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो अच्छा, वैसे मुझे ये लग रहा था कि ये लास्ट अटैम्प्ट के पेपर में जो सवालात हैं वो इस चैप्टर से ही होंगे, तो मैंने इसको यहाँ डाल दिए। लेकिन अगर मैं इसका जायज़ा एक ले लूँ ना थोड़ा सा, 4 5 9 4 13 और 6 लगाओ, कितने हो गए? इतने चुल्लू से चैप्टर से कितने नंबर? चलो
अब तुम लोगों के पास है 5 मिनट, एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, तुम लोगों के पास है 5 मिनट। 3:40 हो रहे हैं, बल्कि 3:41 दाखिल हो गया है। 3:46 पे मैं चेक करूँगा तुम लोगों ने क्या लिखा। तुम लोगों को मैं आंसर ड्राफ्ट करने का नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा आंसर ड्राफ्ट करो। सिर्फ पेन कॉपी उठाओ और जो तुम्हें सवाल में समझ आ रहा है ना कि जो पॉसिबल हो सकता है, जो नहीं हो सकता, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है तो क्यों सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है तो क्यों गलत कह रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या हमने कल लॉ पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। ये लास्ट अटैम्प्ट का सवाल है, लास्ट अटैम्प्ट का, यानी कि स्प्रिंग 2025 का सवाल है, सवाल नंबर 6। इसको ज़रा तुम लोग लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। अगले 6 से 7 मिनट में मैं आ रहा हूँ, इसके ऊपर बात करेंगे। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस FW की पोजीशन एंड इवेल्युएट रेहान की डिमांड। मोटू उठ जाओ आगे। हाँ, ये तुम्हें इतनी मेरी फिक्र यार, अब आवाज़ नहीं आए, ठीक है। पेंसिल छोड़ दो, सारे लिखना छोड़ दो, देख लो। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस FW की पोजीशन, ये एक पार्टी है, और एवेल्युएट करो रेहान की डिमांड को। अब हमें दोनों बातें करनी है, FW की पोजीशन को भी डिस्कस करना है और रेहान की डिमांड को भी एवेल्युएट करना है। पानी शानी पी लें आराम से, फिर कर लूँ स्टार्ट। चलो, इन नवंबर 2024 फॉग वाटर्स FW agreed to supply 1000 bottles of filtered water each week, ठीक है। ये FW है। एक काम करते हैं, हम इस सवाल को ना एक डायग्राम बना के समझते हैं, ताकि मैं तुम लोगों को दिखा सकूं यार किसके अंदर कीड़ा है पेन बजाने का। तुम मेरी क्लास में पेन बजाओगे, ज़िंदगी तुम्हारी बजाएगी। डिसाइड कर लो क्या करना है। इन नवंबर 2024 फॉग वाटर अग्रीड टू सप्लाई 1000 बॉटल्स ऑफ फिल्टर वाटर ईच वीक एट 250 पर बॉटल टू अ 2 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग। 2 स्टोरी का मतलब होता है 2 पोर्शन ना, ऑक्यूपाइड बाय हारून एंड रेहान फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये है FW, ठीक है। ये है पानी वाला। पानी वाले ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं बॉटल सप्लाई करूँगा, क्या, पानी की भरी हुई बोतलें सप्लाई करूँगा, किसको, एक 2 स्टोरी बिल्डिंग को, ठीक है। समझो ये एक पोर्शन है जहाँ पे हारून रहता होगा, ये नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे रेहान रहता होगा। डन। बोथ जॉइंटली प्रॉमिस्ड, सबसे अहम बात इस सवाल की रही, बोथ जॉइंटली प्रॉमिस्ड, यानी कि इसको पढ़ के मुझे समझ आ गया कि ये जॉइंट प्रोमिसर्स का केस है। बोथ जॉइंटली प्रॉमिस्ड टू सेटल मंथली ड्यूज ऑन द इनवॉइस डेट, कह रहे जो भी इनवॉइस की डेट होगी उस पर हम मंथली ड्यूज सेटल कर देंगे। FW को ये बताया गया था कि हारून का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है, रेहान का सेकंड फ्लोर पर है। ग्राउंड पे जो भी हो, हारून का कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पे, और रेहान का कहाँ है, सेकंड फ्लोर पे। डन। चलो, अब ये तो मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। अब देखो, जब भी इतने बड़े सवालात आते हैं ना, तो इन बड़े सवालात को देख के कभी परेशान नहीं होना। मेरी आदत थी कि मैं हमेशा बड़े सवाल को देख के पैनिक कर जाया करता था। सर अहमद जैसे डाटा देते ना, सेल्स इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, और जो है ना वो यूनिट्स इतने हैं और रेट इतना है, हम क्या करते हैं, फ़कीरों की तरह मल्टीप्लाई करके दे दो हमें, मतलब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, डाटा से जो है ना अपना आंसर निकाल लेंगे, हम खुश हैं, हमने ब्रेक इवन निकाल ली जनाब, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। या हमने जो है ना इम्पेयरमेंट निकाल ली वैल्यू इन यूज़ से, फिर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कर दी, ठीक है, हमने कैश फ्लोज बना लिए, हम बड़े खुश हैं इसमें। लेकिन जहाँ सर अपने सवालात में थोड़ी सी अंग्रेज़ी डाल लेंगे, ठीक है, रेट डाल देंगे और इतना बड़ा पैराग्राफ डाल देंगे, CEO ने कहा, CFO ने कहा, और ऐसा हुआ वैसा हुआ, कमर्शियल प्रोडक्शन बंद हो गई, इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर आ गया। अब इतना सवाल बड़ा देख के ना मेरी हालत शार्ट, अरे यार ये कैसे मैं करूँगा। सबके साथ ऐसे ही होता है ना, बड़े सवाल देख के मतलब जो है ना पैनिक कर जाते हैं। तो लॉ के अंदर भी ऐसे होता है, बड़ा सवाल देख के पैनिक। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा और इस पूरे पैराग्राफ को क्या कर दिया, दरिया को कूजने में बंद कर दिया कि FW है, बोतल बेचनी है रेहान को, हारून को, हारून फर्स्ट फ्लोर पर, रेहान सेकंड फ्लोर पर है, दैट्स इट। और दोनों कौन है, जॉइंट प्रोमिसर्स। तो यहाँ पे मैं अपनी आसानी के लिए देता हूँ, ये दोनों JP हैं, ये JP यादव नहीं है, जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। द नवंबर इनवॉइस वॉज सेटल्ड ऑन 2 दिसंबर 2024। डन। ऑन 31 दिसंबर 2024
रेहान ने इन्फॉर्म किया FW को कि हारून डिफ़ॉल्ट कर गया है अपने बिजनेस में और उसको टेक ओवर कर लिया शोएब ने। रेहान ने बताया कि हारून क्या कर गया, बोलो भाई, डिफ़ॉल्ट कर लिया है और उसके बिज़नेस में उसकी जगह कौन आ गया है, शोएब आ गया है। ये H कट गया है और कौन आ गया है, शोएब आ गया है। डन। अच्छा ठीक है। हु हैज़ ऑलरेडी अज्यूम्ड रिलेटेड लाइबिलिटीज़, के हाँ जो भी रिलेटेड लाइबिलिटी होंगी इसकी बिजनेस की वो मैं पे करूँगा। ही रिक्वेस्टेड FW टू इशू सेपरेट इनवॉइसेस फॉर दिसंबर, वन फॉर हिम एंड अदर फॉर शोएब। इसने कहा यार हम दोनों तो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं ना, R और H, लेकिन H भाई हारून भाई डिफ़ॉल्ट कर गए और शोएब आ गए। तो मैं एक काम करो, अब शोएब को तो मैं जानता वानता कोई नहीं, तुम 2 इनवॉइसेस इशू कर दो। क्या कर दो, बोलो भाई, 2 इनवॉइसेस इशू कर दो। एक किसकी, एक कर दो तुम शोएब की और एक कर दो किसकी, मेरी। कौन, रेहान। डन। ठीक है। अगली बात, ऑन 2 जनवरी 2025 FW इशूड द दिसंबर इनवॉइस ऑफ 1 मिलियन फॉर 2400 बॉटल्स डिलीवर्ड टू द फर्स्ट फ्लोर एंड 1600 बॉटल्स टू द सेकंड फ्लोर इन दिसंबर। इसने अलग अलग इनवॉइस इशू कर दी। कितने कितने बोतलों की, बोलो भाई, 2400 बॉटल पहली मंजिल की और 1600 बॉटल दूसरी मंजिल की। हाउ एवर द पेमेंट वॉज नॉट मेड विद इन अग्रीड टाइम फ्रेम, पेमेंट नहीं हुई। रेहान later demanded for a revised invoice of 0.4 million, mentioning that he was responsible for 1600 bottles only. इसने कहा यार तुम एक रिवाइज इनवॉइस बना के दो ज़रा मुझे, ठीक है, हम दोनों के नाम पे नहीं, तुम सिर्फ मेरे नाम पे 1600 बॉटल की इनवॉइस बना के दे दो, मैं तुम्हें सिर्फ 1600 बॉटल्स के पैसे दूंगा। ठीक है। अब बेसिकली इस कहानी में हुआ क्या, एक पानी वाला है, पानी वाले ने सप्लाई करनी है बोतल किसको, रेहान और हारून को। रेहान है सेकंड फ्लोर पे, हारून है फर्स्ट फ्लोर पे, और ये दोनों कौन है, जॉइंट प्रोमिसर्स। अगर मैं आंखें बंद करके थोड़ा सा जॉइंट प्रोमिसर्स के केस को रिकॉल करूं तो जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में होता ये था कि दोनों भाई ने कहा कि हम पैसे पे करेंगे तो दोनों ने मिलके पे करने हैं, ऐसा ही है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या हो गया भाई कि हारून डिफ़ॉल्ट कर गया और हारून के बिज़नेस को टेक ओवर कर लिया किसने, बोलो भाई, शोएब ने। जब हारून के बिज़नेस को टेक ओवर कर लिया है किसने, शोएब ने, तो क्या शोएब जॉइंट प्रोमिसर बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, हाँ प्रॉमिस तो पहले हो चुका है ना। देखो जॉइंट, देखो अगर मैं पानी वाला हूँ, अगर मैं पानी वाला हूँ और मैंने बेचने का वादा किया रेहान और हारून को, अब हारून डिफ़ॉल्ट कर लिया, उसकी जगह उसका बिजनेस शोएब ने ले लिया, तो मेरा क्या कंसर्न शोएब से, मैं क्या जानूँ। मैंने प्रॉमिस किससे किया था, हारून और शोएब से। तो मेरी नज़र में तो आज भी जॉइंट हारून और किससे, रेहान से। तो हाँ, हारून और रेहान से। तो मेरी नज़र में तो आज भी जॉइंट प्रोमिसर कौन रहेंगे, हारून और रेहान, अनलेस के मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ जाओ मैं तुम्हें छोड़ दिया, मैं शोएब को पकड़ूंगा। बट ऐसे भी तो होता है हाँ जो मतलब चला जाता है, मतलब जो न्यू आता है तो उस पर एसेट्स लायबिलिटीज दोनों वो तो हमारी बात बिल्कुल ठीक है कि वो कह रहा है, सवाल में लिख रहा है कि वो एसेट और लायबिलिटी दोनों अज्यूम करेगा, लेकिन मुझे बताओ कि मैंने लोन किसको दिया हुआ है, मैंने तो दिया हुआ है रेहान को और हारून को। हाँ, अगर मैंने उसके बिजनेस को लोन दिया होता, अगर मैंने उसके बिजनेस को लोन दिया होता और बिजनेस कोई और टेक ओवर कर लेता तो स्टिल मेरी इनवॉइस बिजनेस के नाम पे जारी होती ना, जिसने भी एक्वायर किया वो पे कर ले। लेकिन यहाँ तो मेरा सवाल पूरा होने दो प्लीज़। लेकिन यहाँ तो जो मैंने वादा किया हुआ है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो किसने किया हुआ है, दोनों इंडिविजुअल्स ने किया हुआ है ना, रेहान और हारून की ज़ात ने किया हुआ है। तो अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, जो भी हो गया है, लेकिन मेरी नज़र में आज भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेहान और हारून। हाँ, मैं शोएब को नहीं मानता, अनलेस के मैं ये कह देता कि हाँ ठीक है, मैं शोएब को प्रिंसिपल डेटर अज्यूम कर लेता हूँ और हारून को मना कर देता हूँ। और अगर मैंने शोएब को एक्सेप्ट कर लिया, परफॉर्मेंस मैंने शोएब से ले ली, तो फिर मैं हारून को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। याद आ रहा है, कुछ पिछली क्लास की बातें याद आ रही हैं कि अगर मैंने किसी और से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो फिर मैं ओरिजिनल प्रोमिसर को नहीं कह सकता कि तुम अपनी परफॉर्मेंस दो। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है, जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में मुझे बताओ कि FW अगर मैं हूँ, ये मैं हूँ, FW हूँ, ठीक है, तो मेरी नज़र में लायबल कौन कौन है, बोलो भाई, रेहान भी और हारून भी है। अगर तो चलो मान लिया हारून डिफ़ॉल्ट कर लिया, उसके बाद शोएब आ गया, मैं नहीं जानता शोएब कौन, तो क्या मैं सारे के सारे पैसे रेहान से ले सकता हूँ,
ठीक है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि यार मुझे 1600 बोतल्स का बिल दो, क्या उसकी बात सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बोलूँगा भाई आप दोनों जॉइंट प्रोमिसर्स हो, और जॉइंट प्रोमिसर के केस में मैं किसी एक से भी पूरे के पूरे पैसे ले सकता हूँ, चाहूँ तो पूरे के पूरे हारून से, चाहूँ तो पूरे के पूरे रेहान से, लेकिन चूंकि हारून डिफ़ॉल्ट कर गया मैं उस पर हाथ नहीं मार सकता। तो अब मैं क्या करूँगा? बोलो भाई पूरे के पूरे पैसे रेहान से रिकवर कर लूँगा। हाँ, अगर रेहान से मैं पूरे के पैसे पूरे रिकवर कर रहा हूँ तो रेहान किससे करेगा? हारून से करेगा जाके। हारून बोलेगा मेरा बिजनेस बंद हो गया, शुएब से ले लो। ठीक है, अब अगर मैं यूँ देखूँ कि रेहान जाता है हारून के पास, यार पैसे देना, बोलता है यार मेरा बिजनेस बंद हो गया, शुएब से ले लो। अब ये सेवरली लायबल थे ना, जॉइंटली एंड सेवरली आपस में भी तो लायबल हैं। अब आपस में रेहान लेगा किससे? हारून से। हारून बोलेगा मैं तो नहीं हूँ, शुएब है। तो रेहान ने अगर शुएब को एक्सेप्ट कर लिया तो हारून से नहीं मांग सकता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया पूरा सवाल? आओ इसका आंसर पढ़ें। आ जाओ। सबसे पहले कह रहे द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर रेलेवेंट टू असेसिंग द एफडब्ल्यू की पोजीशन और रेहान की डिमांड। अच्छा एक काम करो, सीलो पढ़ना है नहीं पढ़ना आज? क्या नहीं, छुट्टी करनी है? ग्रुप पे मैसेज कर दो कि नो क्लास ऑफ सीलो टुडे, ऐसा ही तुम कर दो। ठीक है। हाँ क्यों सर? क्योंकि हम इसके पास से भी डिस्कस कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है और हमारा मन नहीं कर रहा सीलो पढ़ने का। डन। चलो, द इनिशियल अग्रीमेंट इन नवंबर 2024 वॉज मेड बिटवीन हारून एंड रेहान जॉइंटली when two or more persons make a joint promise the obligation is joint and several, meaning कि FW किसी भी एक को पकड़ सकता है। सबसे पहले क्या कर दिया? बोलो भाई, रेलेवेंट लीगल प्रोविजन लिख दिया। With regard to novation, rescission and alteration of contract, an original party's liability can be discharged only if all parties including the creditor FW consent to such substitution। अगर बोतल वाला, पानी वाला खुद कह देता हाँ ठीक है शोएब भाई को मैं अब एज्यूम कर लेता हूँ कि वो मेरे पैसे देंगे, और शोएब भाई भी एग्री कर लें, तो फिर ये बंदा हारून अपनी, हारून है कौन है नीचे वाला? हाँ हारून है ना, हारून तो डिफ़ॉल्ट कर गया ना। हाँ, कि हारून की जगह मैं इसको शोएब को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। डन। ये तो आगे मेरे क्या रेलेवेंट लीगल प्रोविजन। आ जाओ अब आंसर पे। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट ने ये नहीं बताया हुआ था कि सेपरेट लाइबिलिटीज़ हैं, तो इन केस जॉइंटली एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है। पानी वाले का ये राइट है कि वो डिमांड कर ले आउटस्टैंडिंग अमाउंट या तो हारून से या तो रेहान से। क्यों? क्योंकि ये दोनों जॉइंटली लायबल थे। पानी वाले का फैसला टू इशू अ सिंगल इनवॉइस रादर देन सेपरेट इनवॉइस रिमेन वैलिड एंड इन्फोर्सेबल एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। क्यों? क्योंकि चाहे तो अलग अलग सू कर ले, चाहे तो एक साथ सू कर ले। सिंस द अग्रीड टर्म ऑफ पेमेंट वर ब्रीच्ड, टाइम पे पानी वाले को पानी के पैसे नहीं मिले। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ द पानी फॉर द रिमेनिंग टेरोड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम जनवरी 25 से अक्टूबर 25 इज नाउ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ FW एंड FV में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। कह रहे हैं चूंकि इन्होंने टाइम पे अपनी इन्वॉइसिंग पे नहीं करी तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ FW। अब रेहान भाई की बात पे आ जाओ। रेहान भाई ने इंटीमेट किया 31 दिसंबर 2024 को कि हारून का बिजनेस शोएब ने ले लिया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हारून की लायबिलिटी शोएब के पास चली गई। क्यों? क्योंकि उसने एक्सप्लिसिटली शोएब को अपना डेटर अज्यूम नहीं किया। रेहान की रिक्वेस्ट कि सेपरेट इनवॉइस इशू कर दो हारून के डिफ़ॉल्ट पे, इससे रेहान अपनी ज़िम्मेदारी से बरिउस ज़िम्मा नहीं होता। चूँकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसका था? जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का था। इसलिए भले ही वो डिफ़ॉल्ट कर गया, भले ही वो डिफ़ॉल्ट कर दिया, ये दोनों आज भी जॉइंटली और सेवरली लायबल हैं। अगली बात, रेहान का आर्ग्यूमेंट ये था कि वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ 0.4 मिलियन के लिए, यानी 4 लाख के लिए। ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ने कोई डिवाइड नहीं की थी पेमेंट बेस्ड ऑन फ्लोर वाइज। इन्होंने कहा था भाई छोटा भाई नीचे वाले फ्लोर पे, बड़ा भाई ऊपर वाले फ्लोर पे, ये दोनों मिल के पैसे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि ये अपने हिस्से के पैसे देगा, वो अपने हिस्से के पैसे देगा। तो दोनों ने जब जॉइंटली प्रॉमिस कर दिया तो दोनों मिलके पैसे इसके पे करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई मसला, कोई परेशानी? इसके एग्जामिनर में पढ़ लेना, लास्ट भी पढ़ लेना। ये क्वेश्चन में तो मेंशन किया कि उसने एक्सेप्ट किया शोएब को कि जब वो नहीं किया ना, तो वो भी तो यही कह रहा है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया। सवाल के अंदर मेंशन ही नहीं है, अनलेस कि वो एक्सेप्ट कर लेता। क्वेश्चन में तो लिखा है कि रेहान ने उसे बताया, फिर हाँ। रिस्पांस तो FW का रिस्पांस तो नहीं लिखा
नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हम भी ये बोलेंगे ना सवाल में लिखा हुआ ना हमें पता है उसने एक्सेप्ट नहीं किया। चलो ओके, ये एक में एक सवाल है कॉन्ट्रैक्ट का। स्टेट द रूल रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस एंड डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। बताओ परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस में क्या लिखोगे? जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है, आपस में जो है ना एक दूसरे को भी लायबल है, थर्ड पार्टी को पूरा पूरा लायबल है। थर्ड पार्टी चाहे तो दोनों को सू कर दे, चाहे तो एक को सू कर दे। और अगर थर्ड पार्टी ने एक को रिलीज़ कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी रिलीज़ हो गया, ये दोनों आपस में जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। सारी बातें। अगला सवाल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का है, तीसरा सवाल फ्रॉड का है। ये तीनों अलहमदुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। अब देखो 13 नंबर का सिर्फ रट्टे वाला सवाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। आ जाओ सवाल पढ़ो और लिखो। रिक्वायरमेंट ये रही। सोशल मीडिया ऑफ रखने, सोशल मीडिया से भी ऑफ नहीं होता ना, मसला ये है एक्टिव रहना पड़ता, देखना पड़ता है क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं माशरे में। देखते हैं यार कुछ करते हैं। लेकिन ये कि आजकल मोबाइल का टाइम मेरा 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल स्क्रीन टाइम, उसको कम करके 1 घंटे पे ले आऊँगा, 1 से 1.5 घंटे पे। 1 डेढ़ घंटे से कम नहीं होता। ये सारा सबसे बड़ा अच्छा समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो भाई हो गया सबका, बताया करो ना मुंह से। हो गया 12 को, चलो आ जाओ। Nonagon Books, owned by Harun, is a publishing house that also deals in a wide range of educational kitabeं. The following matter related to NB to be addressed under the provision of Contract Act 1872। एनबी ने अग्री किया कि वो 15,000 मेडिकल की किताबें खरीदेगी 50 मिलियन की एचपी वालों से विद द डिलीवरी शेड्यूल ऑन 25 फरवरी 2024। एनबी ने कहा कि मैं तुम्हें एक बैंक गारंटी दूंगी एज अ सिक्योरिटी, ताकि अगर तुम्हें पेमेंट ना मिले तो तुम उस बैंक गारंटी से क्या कर लो भाई, पेमेंट सिक्योर कर लो। तो मतलब बेसिकली यही होता है ना कि बैंक गारंटी दी जाती है कि बैंक गारंटी देता है मैं आपको पेमेंट करूँगा, तो बैंक गारंटी का मतलब कन्फर्म पेमेंट होता है। हाउएवर एचपी ने बुक डिलीवर नहीं की ऑन द अग्री डिलीवरी डेट। क्यों नहीं की? क्योंकि इसने बैंक गारंटी नहीं दी थी। सब्सिक्वेंटली इसने बोला कि भाई एचपी ने परफॉर्मेंस नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि किताबें रिसीव नहीं हुई थी, इसलिए मैंने बैंक गारंटी प्रोवाइड नहीं की। बताओ कौन सही बोल रहा है यहाँ पे? एचपी सही बोल रहा है। क्यों? क्यों भाई? पहले किताबें नहीं आएंगी, पहले किताबें आ जाएंगी फिर बैंक गारंटी दे देगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या रिक्वायर करता है कि पहले बैंक गारंटी आएगी उसके बाद डिलीवरी होगी। अब बोलो भाई क्या तुमने कुछ याद करना पड़ा इसके लिए अलग से? नहीं, सिर्फ एक लाइन पड़ी थी, उस लाइन के ऊपर पूरा सवाल सॉल्व हो गया 4 नंबर का। ऐसा ही था? कैसा? 3 नंबर का बल्कि। शाबाश। पढ़ो अगला सवाल, सवाल नंबर 6। यहीं करा दूंगा बेटा, सब यहीं करा दूंगा। तुम लोग बहुत डैश हो, घर पे होमवर्क नहीं करते हो ना, अब यहीं बैठा के पढ़ाऊँगा। करते हैं नहीं करते, नेट नहीं चलता है हॉस्टल में। चलो अच्छा निशा मेरी बात सुनो यार, बात सुनो, रुक जाओ यार, बात ही नहीं करो यार। एक संजीदा बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ाना। अच्छा देखिए मैं आपसे ना कभी कभार ऐसे क्लास में मजाक कर लेता हूँ, वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी किसी बात से ना किसी की दिल आज़ारी ना हो, दिल ना दोगे तो आपको बुरा तो नहीं लगता ना? हाँ नहीं लगता ना? नहीं लगता ना? अगर लगे भी तो मेरी बला से, मैं क्या कर सकता हूँ, लगे तो लगे, अभी क्या इसमें क्या है, कोई टेंशन नहीं है। क्या कह रही हो? इशारे कर रही हो? तुमने इशारा किया किसी की तरफ? मैंने देख लिया। चलो नहीं किया था, एक पेन से ऐसे ऐसे कुछ स्पेसिफिक जगह गया था इशारा। चलो खैर आ जाओ। सर ये कैसा यूटर्न लेते हैं आप? खान साहब से सीखा है। पढ़ लो यार, सवाल पढ़ लो जल्दी।
आप लिखे ना सवाल का जवाब। लिखा आपने? क्यों नहीं लिखा? हैं? मैंने पढ़ने का क्या लिखने का क्या है? पढ़ने का बोला है, लिखने का नहीं बोला मैंने। लिखो ना। क्यों चाहिए? अच्छा ले ले यार, आके तेरी जान अटकी हुई है मोबाइल में। गलती से लगा ले ले यार। यार तुम में से किसे चला लूँगा अब तक नए वाले उसके ऊपर? मैं तो सोचा है अभी सीमेंट लूँगा, मट्टी लूँगा, थोड़ा पानी मिलाऊंगा, नंबर प्लेट पे ना थोड़ा सा गंदी गंदी कर दूंगा। क्या क्या कह रहे हो? शार फसल पे बगल में ही तस्वीर खींची, मैं बच गया। मास्क पहना हुआ था मैंने, फेस तो खैर रिकग्नाइज कर नहीं सकता ये, लेकिन नंबर प्लेट जो है ना वो मैंने कहा यार मैं कल से परेशान हूँ, मतलब 15,000 का चालान ना आ जाए। अरे हेलमेट के बगैर चला रहा था, अरे हेलमेट के बगैर चला रहा था। अरे फिर वो बोलेंगे साइड मिरर नहीं लगे हुए बाइक में, उस पर भी चालान काट देंगे। हाँ हाँ। चलो यार। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट 1872 एडवाइस दानियल अबाउट द टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ आरपी का ऑर्डर। LC operates as a medium scale cement manufacturer and distributor. Daniel, recently appointed as a delivery supervisor at LC, has been tasked with overseeing the following order. An order from Rubber Paints for 50 bag of cements scheduled for delivery on 30 September 2023. Upon viewing the order details, he noted specific information की absence है regarding time and place of delivery. यानी कि इस शेर में शायद सीधा सीधा पूछना चाह रहे हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए। तो बोलो देखो, टाइम तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन डेट लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? तो 30 सितंबर को डिलीवर करना चाहिए लेकिन यूजुअल वर्किंग आवर्स में। और प्लेस नहीं है तो इखलाकी तौर पे क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए, हाँ भाई शकील भाई कहाँ पहुँचाऊँ माल। अगर वो बता देगा तो बहुत अच्छी बात है, बताना चाहिए उसको, वहीं पे परफॉर्मेंस दूंगा। लेकिन वो प्लेस पब्लिक प्लेस नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं बोले कि मैं फ्रेयर हॉल पे बैठा हूँ, आ जाओ यहीं डिलीवर कर दो, ठीक है, टिकटॉक बना रहा हूँ वहीं माल छोड़ के चले जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, एक बहुत ही प्यारा सवाल, एक बहुत ही अच्छा सवाल, सुंदर सवाल, सुथरा सवाल, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करो और सॉल्व करना शुरू कर दो। होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि आप होमवर्क नहीं करती हैं। होमवर्क करोगे? चलो, ये फिर और इसके बाद के जो 5 रुपये के सवाल हैं ना, वो फिर मैं तुम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग दे देता हूँ उसकी, ठीक है। बहुत सारे डिस्कस कर लिए हमने और बहुत सारे ऐसे ही हैं, सेम है, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अच्छा, अब कल की क्लास का कुछ प्लान, एक तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं ऑफ़ कर दूँ, लोग जाना क्यों शुरू कर देते हो जब तक मैंने ऑफ़ नहीं किया। अच्छा, कल की क्लास का प्लान कुछ ऐसा है, क्या करें? तुम में से कितने ऐसे लोग जो टेक्स्ट पढ़ने आते हो? बाकी टेक्स्ट नहीं पढ़ ले? फिर लो, अच्छा टेक्स्ट छोड़ा हुआ अभी। अच्छा 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 अच्छा। सर अहमद ने क्या शेड्यूल बताया कल का? जुम्मे से पहले लेंगे। सर अहमद का लेगी क्लास ले पाएंगे जुम्मे से पहले? दोनों ले नहीं सकते सर, क्योंकि 1 घंटा कर देते हैं सर। अच्छा, रुक जाओ यार, एक चीज़ देखते हैं।
देखो चैप्टर नंबर 8 जो है ना, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, वो पता है कितना है? ये एक डेफिनेशन है 1 पेज की। मैंने ऑफ नहीं किया बाजी। क्या? देखो एक डेफिनेशन है 1 पेज की, और टाइप्स हैं 1 2 3 4 5 हेडिंग है, और वो 5 हेडिंग ये रही, 1 2 3 4 5 ख़त्म। तो इसके लिए अगर मैं कल ऑफ़ करूँगा ना बीलो, तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल 1 घंटा लगाऊँ, लेकिन लगा ही दूँ। अगर मैंने कल क्लास लगा दी तो ज़रा मैं टाइम टेबल देखूँ ना, जुम्मा है ना 31, अगर मैंने कल क्लास लगा दी तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने आज सी लो ऑफ कर दी, चैप्टर 3 ख़त्म नहीं हो पाएगा वीकेंड को। फंस गया हूँ मैं। सैटरडे भी तो है। हाँ यार, ड्राफ्टिंग से डर लगता है तो ड्राफ्टिंग ग्रुप पे भेजो। अच्छा, बहुत सारे कुछ लोग थे जो ड्राफ्टिंग भेज रहे थे मुझे पर्सनल में। देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन एक चैलेंज ये आता है कि जब तुम 550 लोग माशाल्लाह हो चुके हो, बिजनेस लोग अपने लोग मिला के अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब 550 में से चलो 100 भी कर लो, अगर 100 लोग मुझे ड्राफ्टिंग व्हाट्सएप पे भेजेंगे पर्सनल में, कैसे चेक करूँगा? ग्रुप पे क्या होता है, एक जगह सारी चीज़ें आ रही होती है ना, तो ग्रुप तो बंदा देख ही लेता है, रिस्पॉन्स कर देता है। ठीक है, तो आपने ग्रुप पे भेजना है। ठीक है, अच्छा। और हाँ, मॉक यार हो जाना चाहिए था, मैं पूछ लेता हूँ क्यों नहीं हुआ अब तक। चलो कल क्या करूँ, लॉ ऑफ करूँ ऑन करूँ? नहीं, बिजनेस लॉ की बात कर रहा हूँ, कंपनी लॉ की बात नहीं कर रहा। अच्छा, कल सी लॉ तो तफसीली क्लास होगी कल।